हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग जो रस होते हैं, रस के भेद होते हैं और उनका जो अस्थाई भाव होता है उसको हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से देखा था कि कितने रस होते हैं। और जो अन्य रस होते हैं, चूँकि मुख्यतः 8 रस होते हैं और भी कई विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग रसों के नाम दिए थे। उसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा और जो रस थे उसके अस्थाई भाव को भी एक चार्ट के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया। अब आज की कक्षा में हम लोग उस जो रस के भेद हैं उनको बारी बारी से समझने का प्रयत्न करेंगे। वो सब बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको सरसरी निगाहों से बताते चलें, जो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि रस के भेद। तो रस का जो पहला भेद था श्रृंगार रस, और मैंने कल की कक्षा में आप लोगों को बताया था कि श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रति। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि श्रृंगार रस में क्या होता है। श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है, यानी सारे रसों का राजा या फिर रसपति। इन दोनों नाम से भी प्रश्न बनते हैं कि श्रृंगार मतलब कि रसराज किस रस को कहा जाता है, या फिर रसपति किस रस को कहा जाता है, या फिर श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है। ये भी सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और इसका जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, वो होता है रति। अब इसकी परिभाषा है कि नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। ये देखें, आप लोग अच्छे से देखेंगे कि कह रहा है कि नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि जहाँ नायक और नायिका या फिर प्रेमी और प्रेमिका के संबंधों का वर्णन हो तथा उनके सौंदर्य का वर्णन हो तथा उनके प्रेम रूपी संबंध का वर्णन हो, वहाँ पे होता है श्रृंगार रस। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण में है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये पंक्ति जो है यह पंक्ति मीराबाई की है। यह पंक्ति मीराबाई की है। मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी मीराबाई श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, उन्हें अपने प्रिय के रूप में स्वीकार करती हैं, अपना प्रेमी मानती हैं, अपना पति मानती हैं, अपना सब कुछ मानती हैं। वो मीरा श्री कृष्ण को कहती हैं कि श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी कि जो मेरे प्रियतम हैं, जो मेरे प्रिय हैं गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि जिसके सिर पर मोर रूपी मुकुट, मोर से सुसज्जित मुकुट विराजमान है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे प्रियतम हैं। यानी मीरा कहती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल जैसा दूसरा कोई नहीं है। वही जो मेरे पति हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यानी जिसके सिर पर जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर विराजमान है, मोर के पंख से सुसज्जित मुकुट विराजमान है, वही मेरे पति हैं। तो यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी रूपों का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। एक और उदाहरण हम देखेंगे कि वो भी मीरा का ही है। मीरा कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मीरा श्री कृष्ण के बारे में यह पंक्ति कहती हैं
कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि हे नंदलाल तुम मेरे नैनों में बसो, मेरे नैनों में वास करो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यानी मोर में इसमें भी दिया है कि मोर मुकुट यानी जिसके सिर पे मोर रूपी मुकुट सुसज्जित है या विराजमान है वो मेरे पति हैं। इस पंक्ति में भी कहती हैं मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भार, यानी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हैं कि मोर मुकुट यानी जिसके ऊपर मोर से सुसज्जित मुकुट विराजमान है, और मकराकृत कुंडल जो कानों में कुंडल पहना जाता है, मछली के आकार की कुंडल कानों में विराजमान है किसके, श्री कृष्ण के। और अरुण तिलक दिए भाल, और उन्होंने अपने मस्तक पे लाल रंग का चंदन लगाया है, लाल रंग का टीका उनके मस्तक पर सुसज्जित है। ये भी एक श्रृंगार रस का उदाहरण है कि मीरा अपने प्रियतम के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। तो परिभाषा के अनुसार नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। ये तो हो गई श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। अब हम समझेंगे संयोग श्रृंगार क्या होता है। तो संयोग श्रृंगार समझेंगे कि जब नायक या नायिका, या फिर यहाँ पे जब नायक नायिका, या फिर जब प्रेमी और प्रेमिका, यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका भी हो सकता है, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन और वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। यानी जहाँ पर नायक और नायिका आपस में मिलते हैं या फिर जहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अब संयोग श्रृंगार का हम लोग उदाहरण देखेंगे कि इसमें दिया है बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। यानी श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, राधा के विषय में कह रहे हैं, और यहाँ पे परिभाषा में कह रहा है कि जब नायक और नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण राधा से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। यानी श्री कृष्ण राधा से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और किसकी बेटी हो। मैंने तो कभी तुमको ब्रज की गलियों में देखा नहीं, मैं कभी तुमको यहाँ पे देखा नहीं, तुम अपना परिचय मुझे बताने का कष्ट करो। ये बात श्री कृष्ण राधा से कह रहे हैं। तो जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका का या फिर नायक और नायिका का वार्तालाप हो या फिर मिलन हो या फिर आलिंगन हो, स्पर्श हो, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। इसका एक उदाहरण अन्य हम देख सकते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहन हसे, सौं करे भौहन हसे, दैन कहे नट जाए। ये भी उदाहरण जो है वह श्रृंगार रस का है। बिहारी का दोहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहन हसे, दैन कहे नट जाए। या फिर एक अन्य उदाहरण, ये सारे उदाहरण जो हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछते रहते हैं। आप इन उदाहरण को भी अच्छे से सुनेंगे और जो चीज़ें लिखी हैं उसको भी देखने का प्रयत्न करेंगे ताकि जो परीक्षाओं में आए तो आप सही क्वेश्चन कर सकें। बिहारी का एक और दोहा है कि एक तो ये है ही बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और जो बिहारी के दोहे हैं, बिहारी सत्सई में हैं, उनमें भी बहुत सारे दोहे जो हैं वह संयोग श्रृंगार के दोहे हैं। अब फिर अगला आता है वियोग श्रृंगार। यह श्रृंगार रस का पहला भेद था संयोग श्रृंगार। अब अगला आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम,
जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, यानी जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने की बात हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, वहाँ पे वियोग होता है। वही बात यहाँ भी है कि जहाँ पर नायक और नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। इसका उदाहरण है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी कि श्री राम से जब सीता बिछड़ जाती हैं, जब सीता का हरण हो जाता है, तब जब श्री राम सीता की खोज में निकलते हैं तो वो पूछते हैं कि हे खग, खग का मतलब होता है पक्षी, और मृग, हे खग मृग, और मधुकर जो भौरा होता है उससे पूछते हैं कि हे पक्षी, हे मृग, हे भौरे, तुमने सीता को देखा है, सीता मृगनयनी जिसका नेत्र मृग के समान है, जो मृगनयनी है, तुमने सीता को कहीं देखा है। वो चीज़ें वियोग श्रृंगार का उदाहरण यह है कि जब श्री राम सीता की खोज में निकलते हैं तो यहाँ पर जो नायक और नायिका हैं या फिर प्रेमी और प्रेमिका हैं, यहाँ पर उन दोनों के बिछड़ने की बात कही जा रही है। तो जहाँ पर बिछड़ने की बात कही जाए वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इस चीज़ को आप देखेंगे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी श्री राम पूछते हैं कि खग से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं और मधुकर से पूछते हैं कि तुम लोगों ने कहीं सीता को देखा है, अगर यदि देखा है तो मुझे बता दो। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो आज हम लोग इतना देखेंगे, संयोग श्रृंगार रस और उसके जो दोनों भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ पे मिलन होता है वहाँ संयोग होता है, और जहाँ पे बिछड़ने की बात कही जाती हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप कक्षा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसे भी कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके अगले भाग को पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सारे रसों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे ताकि हमें कभी भूले न और आसानी से याद रहे। आज की कक्षा में हम लोग इतना ही देखेंगे। शेष कल की कक्षा में। धन्यवाद।